प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। और बच्चों, मैं एक और कहानी लेके फिर से आपके सामने आ गई हूँ। एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर। तो आप सुनने को तैयार हैं? अच्छा, तो पहले तो आप मुझे बताएं कि जो मैं कहानी आपको सुनाती हूँ आपको कैसी लगती हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर कमेंट किया करिए। आपके कमेंट से मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी कहानी सुन रहे हैं। तो आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो भी एक बहुत अच्छी कहानी है और राजा और राजकुमारों की कहानी है। तो बच्चों, बहुत पहले एक राजा हुआ करता था, ठीक है। तो जो राजा था उसके बहुत ही विद्वान और अच्छा राजा था। अपने राज्य के लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए वो बहुत किया करता, उनके सुख दुख का ख्याल करता था, उनकी सारी सुख सुविधाओं का की व्यवस्था करता था और उनकी परेशानियों को दूर करने के उपाय किया करता था। तो बच्चों, बहुत अच्छा राज चल रहा था और सारी जनता प्रजा उससे खुश थी। लेकिन क्या था कि राजा के 4 बेटे थे, चारों बहुत अच्छे थे। जो चारों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और चारों ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, विद्वान भी थे, धर्म कर्म भी जानते थे और जीवन के सारे कार्य जानते थे। तो सब लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे कि महाराज, आपके जो पुत्र हैं वो धर्म शिक्षा में, शस्त्र शिक्षा में, शास्त्र शिक्षा में, व्यवहार शिक्षा में, सब में बहुत अच्छे हैं। तो राजा कहते, अच्छा, अब मेरे चारों पुत्र अच्छे हैं तो मुझे कोई चिंता की बात तो नहीं है। राजा को चिंता नहीं थी कि मैं आखिर राज्य कौन संभालेगा, ये तो कोई ना कोई संभाल ही लेगा। अब जब राजा थोड़े बूढ़े हो गए, उन्हें लगा कि अब तो मुझे अपना उत्तरदायी कोई बना लेना चाहिए, मुझे अपना उत्तरदायित्व तो किसी को सौंप लेना चाहिए। तो किसको सौंपूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। किससे पूछूं कि मेरे इन चारों में सर्वश्रेष्ठ राजकुमार कौन है जो कि इस राज्य को कुशलता से चलाए और जनता का कभी ख्याल रखे, है ना, एक अच्छा राजा साबित हो। तो उन्होंने क्या किया, आम जनता को बुलाया, सबको बुलाया और उनके बीच में ये प्रश्न रखा कि मैं अपने इन चारों राजकुमारों में से किसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊं और क्या करूं, उनकी ऐसी क्या परीक्षा लूं जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरा कौन सा पुत्र ज़्यादा योग्य है। तो सब ने अपनी अपनी राय दी, किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा। तो उनको एक किसान की राय बहुत पसंद आई। किसान की राय के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप उन्होंने उसको अपने अमल में लाने का सोचा और अगले दिन उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया। उनके बच्चों, देखो, अब मैं यात्रा पर जा रहा हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ, तो मेरे तीर्थ यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, मेरा यात्रा का समय है। तो तुम चारों को मैं उसने कुछ दे रहा हूँ तो आपको उसका काम करना होगा, उस पर काम करना होगा। जो प्रश्न में सवाल में दे रहा हूँ उसको हल करना होगा या जो काम मैं दे रहा हूँ उस पूरा करना होगा। तो उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी और सबने उन्हें चारों को एक एक बोरा गेहूँ दे दिया। तो बच्चों ने कहा, पिताजी, इन गेहूँ का हमें क्या करना है? तो बच्चे बहुत विनम्र स्वभाव के थे। तो राजा बोला, देखो बच्चों, ये मैं जा रहा हूँ, कम से कम मुझे आने में 4-5 वर्षों का समय तो लगेगा। तो काम ये है कि जो मैं गेहूं का बोरा आपको दे रहा हूँ, ये गेहूं का बोरा मुझे आपने ज्यों का त्यों एक बोरा लौटाना है जब मैं आऊँ। ये मेरी अमानत है आपके पास, इसको आपने मुझे एक बोरा गेहूं लौटाना ही है। सभी पुत्र बोले कि जो आज्ञा पिताजी, सुरक्षित रखेंगे आपका गेहूं। तो पहले पुत्र ने, तो वो गेहूं जो थे, पढ़ा लिखा विद्वान था, उसने सोचा सब कुछ था ही, उसने अपना गेहूं उठाया और लॉकर में सुरक्षित रख दिया, सेफ में डाल दिया और उसके आगे 2 पहरेदार खड़ा कर दिए ताकि कोई उन गेहूं को वहाँ से उठाए ना, चोरी ना करे और वो सुरक्षित रहे ताकि अपने पिता के आने पर वो उनको लौटा सके। चलो, एक का तो काम हो गया। दूसरे ने भी ऐसा ही किया, गेहूं को अपने भंडार में रख दिया और उसमें छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये भंडार में सुरक्षित रहना चाहिए गेहूँ, ये इस गेहूँ को खर्च भी नहीं करना है और किसी को देना भी नहीं है, ये ऐसे ही रहना चाहिए, मेरे पिताश्री जब आएंगे तब मैं उनको ये लौटाना है।
ठीक है, सेवकों को उन्होंने आज्ञा दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, हम इनको संभाल के रखेंगे, इनको खर्च नहीं होने देंगे। तीसरे पुत्र ने क्या किया कि उनको एक खेत में गड्ढा गड्ढा खोदा, उसमें डाल दिया, जैसे मतलब खेत में डाल दिया, ऐसे ही छिड़क दिया ज़मीन में, और कहा कि हे प्रभु, भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, तुम मेरे पिता के दिए हुए इन बीजों को सुरक्षित रखना, इनको अपने उनकी आवश्यकता अनुसार खाद पानी धूप वर्षा देते रहना, और इनकी सुरक्षा करना, ताकि मैं अपने पिता के आने पर इनको लौटा सकूं। अब चौथे राजकुमार ने सोचा कि मैं क्या करूं इस गेहूं का। उन्होंने कुछ किसानों को बुलाया और पूछा गेहूं को बोने की फसल कैसे की जा सकती है, उन्हें किस तरह से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए खेती बाड़ी के लिए। सब अच्छी तरह से उनसे पूछ करके, बातें जान करके उसने एक अच्छा ज़मीन का टुकड़ा चुना, उसको अच्छे से खुदवाया नहीं, खुद करा, सबके साथ मिलकर खुदवाया और अपने साथ खुद उसको खेत को मेहनत से खोदा, उसको बराबर किया, उसमें उस गेहूँ को बो दिया और नियमित उनकी गुड़ाई करता रहा और लोगों के साथ मिलकर उसको खाद पानी देता रहा, और समय पर आने पर उसमें बहुत अच्छी फसल हुई। सारे गांव में बड़ी चर्चा हुई राज्य में कि चौथे राजकुमार की फसल बहुत अच्छी हुई है, और उसका गेहूं भी और किसानों से ज़्यादा अच्छा हुआ, है ना। तो राजकुमार फसल देके बहुत खुश हुआ। जब गेहूं हुआ तो गेहूं एक बोरे के कई बोरे बन गए। राजकुमार ने उन गेहूँ को जो था अन्य खेतों में बो दिया, और कुछ को भोजन के लिए इस्तेमाल किया, गरीबों में बांट दिया, और कुछ को बीज के रूप में अन्य लोगों को भी दे दिया। तो वह गेहूं का भी अन्य किसानों ने लिया, क्योंकि बहुत उत्तम किस्म का गेहूं हुआ था, तो अन्य किसान भी उनको ले गए और वो सारे गेहूं उन्होंने बो दिए। अब तो राजकुमार के खेत के अलावा अन्य किसानों के खेतों में भी वही गेहूं लहलहाने लगा, बहुत उत्तम प्रकृति का हुआ। तो जितने किसानों ने उनसे गेहूं लिया था उतना उनको वापस कर दिया, बाकी अपना रख लिया। इस तरह उसमें से उन्होंने जो गेहूं था, राजकुमार ने अन्य लोगों को तीसरे साल की फसल में उन्हें गरीबों को बांटा, लोगों को खाने को दिया, और बाकी को गेहूं को फिर बेच दिया, और बीज को फिर दूसरे किसानों को दे दिया। इस तरह 5वें साल, जब 5 साल बाद राजा अपने तीर्थ से वापस आए, तो उन्होंने बुलाया चारों बच्चों को। चारों बहुत खुश थे कि हमने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उनके दिए हुए कार्य को पूरा किया। तो पहले राजकुमार को बुलाया, उन्होंने कहा बेटा मैं तो आ गया हूँ, लाओ मेरा गेहूँ मुझे वापस करो। उन्होंने कहा हाँ पिताजी, बिल्कुल अभी मैंने सुरक्षित रखा है। उसने पिताजी को लेके गया, सेफ खोली तो देखा कि वहाँ तो गेहूँ का केवल चूरा धूसा बना हुआ था। घुनों ने उसे खा खा के, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा धूसा बचा हुआ, धूसे का ढेर बचा था। पिताजी को बहुत दुख हुआ और वह राजकुमार अपनी इस परीक्षा में निष्फल हो गया, फेल हो गया। दूसरे राजकुमार की बारी आई। उसने भंडारघर खुलवाया। उसने कहा कि सेवकों से कहा भंडारघर खोलो, मैंने जो गेहूँ दिया था उसे लेके आओ। पिताजी वहाँ गए तो देखा वहाँ तो चूहों ने खोद खोद के भंडारघर को, मैं इसे गेहूँ को खा खा के वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, कुछ कुछ छिलके बचे थे, गेहूँ गायब था। तीसरे राजकुमार की बारी आई। उसने कहा हाँ पिताजी, मैंने तो आपका गेहूँ बोर कर रखा है, ऊपर वाले की उस पर से प्रार्थना की थी ईश्वर से, मैं लगातार धर्म कर्म कर रहा था और उसको सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहा था। उस टुकड़े पे गए जमीन के तो देखा कि वहाँ तो गेहूँ के इक्का दुक्का कुछ पौधी थी और कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, गेहूँ खत्म था। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे 3 पुत्र जो हैं इस कार्य में फेल हो गए हैं, सफल नहीं हुए, अब पता नहीं चौथे पुत्र का क्या हुआ। मैंने कहा चौथे राजकुमार को बुलाओ। थोड़ी देर में चौथा राजकुमार आया, उसके पीछे एक साथ न जाने कितने, उस राज्य के कितने किसान बैलगाड़ियों में बोरियां लादे हुए चले आ रहे हैं, बोरियां लादे हुए चले आ रहे हैं। महाराज बोले अरे पुत्र, वो बोला पिताजी आपका दिया हुआ गेहूँ मैंने, ये सुरक्षित है मेरे पास। बोले लेकिन बेटा मैंने तो एक गेहूँ बोरा दिया था और कहा था एक ही गेहूँ बोरा चाहिए। बोले हाँ पिताजी ये आपका वही गेहूँ है, उसी एक बोरे गेहूँ का ये इतना हो गया है। इस गेहूं से जनता का पेट भी भरा है, लोगों ने अपने परिवारों का पालन पोषण भी किया है, और आज की दिन यह गेहूं इतना हो गया है। तो ये आपका गेहूं है, आपके उसी एक बोरे गेहूं का गेहूं है, तो ये आपका ही
वही गेहूँ है, इसलिए आप उसको स्वीकार कीजिए। राजा यह देखकर बहुत खुश हुए, उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहा कि बेटा तुम ही, जब लोगों के साथ जो राजा मिलकर काम करता है, उनके सुख दुख को समझता है, उनके साथ उनकी चीज़ों को समझता है, उनके क्रियाविधि को, कार्यों को जानता है, वही एक सफल राजा होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक बहुत अच्छे शासक बनोगे, बहुत अच्छे राजा बनोगे। ऐसा कहकर उन्होंने राजा को, उस राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, राजकुमार को युवराज बनाया। और उसके बाद वो राजा, उनका राजतिलक करने के बाद वह स्वयं अपने वानप्रस्थ आश्रम यानी संन्यास आश्रम में चले गए। तो बच्चों, ये वो कहानी थी जिसने मुझे भी प्रेरित किया कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से कार्य कर सकते हैं। किसी भी पद के लिए सब कुछ नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता कि मेरे पास धन दौलत हो, मेरे पास तिजोरियाँ हों और मैं केवल सेवकों के सहारे कार्य कर सकूं। किसी भी स्थान को प्राप्त करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें सबके साथ मिलकर उनकी तरह ही काम करना पड़ता है और उसी तरह आगे बढ़ना पड़ता है, तभी हम उस कार्य को सफल हो पाते हैं। तो ये ऐसी कहानी जो थी, इसने मुझे इस प्रेरणा दी और मैंने कोशिश की कि मैं अपने जीवन में इसको कहीं ना कहीं तो लागू करूं और कहीं ना कहीं मैं इसमें सफल भी हुई होंगी। आशा करती हूँ आप भी इसे अपने जीवन में लागू करेंगे और प्रयास करेंगे कि अपने जीवन के उद्देश्यों को कुछ इसी तरह से प्राप्त करें और अपने जीवन में सफल हों। तो बच्चों बताएंगे मुझे आपको एक कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने अन्य नाते रिश्तेदारों को, ताकि हर कोई इन कहानियों का आनंद ले सके और कुछ नई चीज़ें अपने जीवन में जोड़ सके। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं, मेरी कहानी को पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ये तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपकी दीदी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज इन्होंने किया है, उनका मैं आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी कहानियों को अपने बच्चों तक, नाती पोतों तक पहुँचाया है। और इस तरह आगे भी अपने नाती पोतों को, अपने बच्चों को इन कहानियों का आनंद दिलाएंगे, उनको सुनाएंगे और मुझे आज्ञा देंगे अगली नई कहानी लाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।